हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम जो सेमेस्टर थर्ड के इतने भी स्टूडेंट्स हैं, जिसमें हम एजुकेशन के बारे में हम पहले से ही क्लियर बात कर चुके हैं यहाँ पर। तो एजुकेशन का सेमेस्टर थर्ड जिसका लेसन नंबर 5 यानी कि हमने 1, 2, 3 और 4 यूनिट जो है हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 5 यानी कि यूनिट 5 की, और उसके बाद आपका एक रह जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में भी आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा के संबंध में भारतीय संविधान के मूल्य और प्रावधान क्या क्या है। तो संविधान किसी देश के लिए, देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं हम लोग कि संविधान जो है क्या किसी भी देश, राष्ट्र या राज्य का मूलभूत कानून या नियम है जो सरकार की व्यवस्था और सरकार और देश के नागरिकों के बीच में संबंध स्थापित करता है। या अगर हम बात करें कि नियम और कायदे कानूनों की एक ऐसी व्यवस्था जिससे कि देश को चलाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अब राज्य द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, और संविधान की रूपरेखा नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन करती है। ठीक है, अब संविधान जो है, संविधान का जो कानून का स्रोत है, वो एक प्रमुख और प्राथमिक दस्तावेज है। यह राष्ट्र को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा प्रदान करता है और समाज को आगे बढ़ने में मदद करता है। कोई भी एक संविधान जो है वो क्या करेगा, वो राष्ट्र को आगे, राष्ट्र को जो है, राष्ट्र के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में मदद करेगा और समाज को आगे बढ़ने में मदद करता है। किसी भी देश का संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है, बहुत सारे उद्देश्य इसके अंदर होते हैं। ये कुछ आदर्शों को निर्धारित करता है जो देश की नींव का निर्माण करते हैं और जहां हम नागरिकों के रूप में रहना चाहते हैं। संविधान नियमों, सिद्धांतों, मूल्यों और प्रक्रियाओं का एक समूह है जिसके द्वारा देश में सद्भाव स्थापित किया जाता है। तो अब हम इसके टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो भारतीय संविधान है, यानी कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारा भारतीय संविधान है। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या बोला है भारतीय संविधान के प्रारूपण में कि 15 अगस्त 1947 यानी कि व्हेन वी गॉट फ्रीडम इन 1947 के बाद में वे कांग्रेस सरकार द्वारा प्रथम कानून मंत्री के तौर पर आमंत्रित किए गए थे। अब हुआ क्या कि भाई 29 अगस्त को वे संविधान प्रारूपण समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, और जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उन्हें भारत के नए संविधान लिखने का प्रभार मिला। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। जो अम्बेडकर जी जो है उनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इनको जो है नॉलेज ऑफ सिंबल के नाम से भी जाना जाता है। अम्बेडकर के द्वारा प्रारूपित नए संविधान को प्रथम और प्रधान दस्तावेज उल्लेखित किया गया है। संवैधानिक मूल्य की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो संवैधानिक मूल्य है वो क्या है, तो देख लेते हैं यहाँ पर कि संविधान में प्रतिस्थापित मूल है और ये विभिन्न प्रावधानों और अनुच्छेदों में परिलक्षित है। अब जितने भी जो अनुच्छेद हैं उसके अंदर बटा गया है। संविधान के दृष्टिकोण की शक्ति इसकी प्रस्तावना में निहित है। जो इसकी प्रस्तावना यानी कि जो इसका इंट्रो है उसके अंदर ये सब चीजें दी गई है। ठीक है, अब ये मूल्य मानव समाज के अस्तित्व और विकास के लिए सार्थक हैं। प्रस्तावना में उल्लेखित मूल्य वास्तव में संविधान के उद्देश्य और लक्ष्य हैं, और भारत के संविधान में शामिल मूल्य लोकतांत्रिक, मानवीय और सार्वभौमिक हैं। प्रस्तावना में प्रतिबिंबित मूल्य हैं और संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, गणतंत्र, न्याय, समता, समानता और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, मानव गरिमा और देश की एकता और अखंडता की बात की गई है। तो ये सारे टॉपिक मैं अभी आपको जल्दी जल्दी क्लियर कराऊंगा कि संप्रभुता क्या है, समाजवाद से क्या समझते हैं, धर्मनिरपेक्षता से क्या समझते हैं, लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग अब पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका, अब हम आगे चल लेते हैं और इसको देख लेते हैं। तो जो भी मैंने आपको बताया अभी ऊपर कि हम सबसे पहले हम इन सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे कि जो भी हमारा, जैसे कि भारतीय संविधान जो है इसके अंदर संप्रभुता जो है, संप्रभुता का मतलब क्या होता है, तो देखिए संप्रभुता यानी कि मतलब बिल्कुल आजादी, यानी कि संप्रभुता का अर्थ है पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता। इसका अर्थ है कि भारत आंतरिक और बाहरी रूप से संप्रभु है। ठीक है, बिल्कुल स्वतंत्र है। यह आंतरिक तौर पर शक्तिशाली है और बाहरी तौर पर किसी भी विदेशी शक्ति के नियंत्रण से मुक्त है, और कोई भी इसके अधिकार को चुनौती नहीं दे सकता। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती, और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक मंच पर संप्रभुता का मूल्य भारत को एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में लाने के लिए सम्मान देता है। देश की जनता इस सरकार को मनोनीत करती है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें समाजवाद। अब समाजवाद क्या है, समाजवाद को देख लेते हैं हम लोग पहले। ठीक है, समाजवाद को देख लेते हैं। समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष शब्द को जो है 1976 में 42वें संशोधन के दौरान इसमें जोड़ा गया था। इसके बाद में बताया गया कि समाजवादी शब्द का अर्थ क्या होता है, लोकतांत्रिक समाजवाद, जिसका अर्थ है कि लोकतांत्रिक और अहिंसक साधनों के माध्यम से समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करना, यानी कि जनता की भलाई के लिए सोचना।
और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था पर जोर देता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा, ठीक है, साम्यवादी विचारधारा। अब दोनों विचारधाराओं के अगर हम कुछ कुछ प्लस पॉइंट निकाल कर देखें तो फिर बनती है हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमारे भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी। अब शैक्षिक संस्थाओं और सुविधाओं का किसी भी संजातीय या सामाजिक अंतर के बगैर सार्वजनिक स्वामित्व होना चाहिए। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा समाजवाद कहलाता है, ठीक है। समाजवाद का अर्थ क्या है? राज्य के गुणों का समान वितरण, यानी कि राज्य के अंदर जितने भी गुण हैं उनका समान वितरण किया जाए। उसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता है इसके अंदर? नेक्स्ट पॉइंट आपका धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता आई होप आपने पहले भी समझ रखा होगा और पढ़ रखा होगा, और चलिए मैं बता देता हूँ। धर्मनिरपेक्षता का शब्द का अर्थ जो है सभी धर्मों का सम्मान और राज्य सार्वजनिक कोष से किसी भी विशिष्ट धर्म का समर्थन नहीं करेंगे। यानी कि ये बोला गया था कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है कि किसी भी धर्म को अलग नहीं बल्कि सभी धर्मों को एक समान देखा जाएगा, इक्वल देखा जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति या समूह के साथ में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और हर व्यक्ति शैक्षिक संस्थाओं की सुविधाओं का आनंद ले सकता है, चाहे वह किसी भी धर्म और प्रथाओं और धर्म में विश्वास रखता हो। नेक्स्ट आपका है इसके अंदर लोकतांत्रिक गणराज्य। अब लोकतांत्रिक गणराज्य क्या है? तो ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में समझ लेते हैं कि लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वो संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र को एक मूल्य के रूप में दर्शाती है। अब लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है लोग, राज्य, संघ और स्थानीय सभी स्तरों पर अपनी सरकार का चुनाव स्वयं करेंगे। तो लोकतांत्रिक का अर्थ क्या होता है? यानी कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चलाया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। तो देश की जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि, अब जनप्रतिनिधि का मतलब कौन है? जैसे क्लास के अंदर क्या है, इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए, उसमें से एक बच्चा होगा जो क्या होगा, पूरी क्लास की इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा कहीं, तो ये क्या कर रहा है? प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है, जैसे मॉनिटर हम बोलते हैं वो। जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं और प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार है और लोकतंत्र समाज में स्थिरता और प्रगति लाता है। तो ये हमारा 4th पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है न्याय। अब न्याय यानी कि जिसको आप जानते हैं, न्याय जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अब न्याय का क्या अर्थ होता है? देखो, न्याय का अर्थ है लोगों को वस्त्र, भोजन, आवास, निर्णय लेने और मानवीय गरिमा के साथ जीने के मौलिक अधिकारों का हक, ठीक है। प्रस्तावना में क्या बोला गया? न्याय के सभी पहलू जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय ये सब शामिल है। सामाजिक न्याय लिंग, जाति, वर्ग, धर्म, रंगभेद, नागरिकता, जातीयता और उम्र के पहलुओं को बिना आपेक्ष के, यानी कि बिना किसी अनदेखा किए सभी के लिए समान अधिकारों को दर्शाता है। आर्थिक न्याय का अर्थ क्या है कि गरीबी और भूतकालीन अन्याय को समाप्त करना, यानी कि जो पहले से जो अन्याय चल रहे थे उनको खत्म करना है, गरीबी जो है उसको खत्म करना है। और ये बौद्धिक और प्राकृतिक संपदा के समान वितरण की खोज करता है। और कोई भी व्यवस्था न्याय को तब तक सुनिश्चित नहीं कर सकती जब तक कि वह अपने नागरिकों को धर्म, जाति और अन्य सामाजिक विविध कारकों से निरपेक्ष होकर शिक्षा प्रदान करे, ठीक है। तो ये हमारा न्याय है। नेक्स्ट है आपका समता। समता सभी को लाभ और हानि के विवरण में निष्पक्षता दर्शाता है और हर एक व्यक्ति को जीवन स्तर की गुणवत्ता बनाए रखने का हक देता है। समाज के कुछ समूहों को अतीत व वर्तमान अन्याय के आधार पर वंचित रखा गया है, इसलिए क्या बोला गया कि इन वंचित समूहों को उनके साथ में हुए अन्यायों के निवारण के लिए कुछ कर्तव्य और अधिकार दिए गए हैं। तो ये क्या है? इक्वलिटी। और आपको मैंने क्या बताया था कि किसी के भी साथ कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके लिए अगर हम बात करें, इक्वल का मतलब क्या है कि चाहे वो कोई सरकार का व्यक्ति हो, ठीक है, चाहे वो किसी नेता का बेटा हो या कोई भी हो, और कोई आम नागरिक हो वो भी हो, तो अगर किसी ने भी रेड लाइट क्रॉस की तो सबके लिए चालान बिल्कुल सेम रहेगा, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है समानता। अब समानता का अर्थ क्या है? समानता का अर्थ देख लेते हैं कि कानून के समक्ष भारत के सभी नागरिक समान हैं, वो चाहे लिंग, वर्ग, जाति या पंथ या फिर जन्म, धर्म के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समान अवसर देना चाहिए। अवसरों की समानता का अर्थ है कि किसी को अपनी प्रतिभा विकसित करने और अपनी आजीविका अर्जित करने के साधनों का चयन करने का समान अवसर है, सबको बिल्कुल इक्वल राइट्स है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा स्वतंत्रता। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता प्रस्तावना में परिलक्षित मूल्य है जो कि चिंतन, विश्वास और अभिव्यक्ति, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता को दर्शाता है। यहाँ पर बताया गया है कि हमारे भारतीय संविधान के अंदर, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। तो सबसे बड़ा संविधान होने की वजह से क्या है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें इसके अंदर जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इसमें स्वतंत्रता जो पॉइंट है आपका, देश के प्रत्येक नागरिक को अपने अध्ययन और व्यवसाय का चयन करने की स्वतंत्रता, यानी कि अगर आपका मन करता है कि भाई आप जो है आर्ट्स स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, आपका मन कर रहा है कि आप कॉमर्स लेना चाहते हैं, साइंस लेना चाहते हैं, तो आपको पूरी स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं है कि आप बाध्य रहेंगे कि आपको सिर्फ यही पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अध्ययन करना है, या कोई भी व्यवसाय है, जैसे कि मैं बताता हूँ कि आपको अगर आपको टिंडे बेचने हैं, टिंडे लो तो आप बेच सकते हो, क्योंकि आपको बिल्कुल व्यवसाय चुनने का पूर्ण अधिकार है। तो ये स्वतंत्रता का पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक को, हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका बंधुत्वता।
बंधुत्व का आप यहाँ पर एक और चीज देखेंगे कि हमारा जो भारत है, जैसे हमारे भारत के अंदर जैसे नेम अपनाया गया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता। तो गुट निरपेक्षता के अंतर्गत जो हमारे तत्व थे, भारत की विदेश नीति के जो मुख्य तत्व थे, तो भारत की विदेश नीति के मुख्य तत्व के अंतर्गत भी इसकी बात की गई है बंधुत्व की। बंधुत्व का मतलब क्या है, अतिथि देवो भव, जैसे आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, हाँ, वसुदेव कुटुंबकम की धारणा। वसुदेव कुटुंबकम की धारणा का मतलब क्या है कि भाईचारे की भावना। तो भारत के सभी व्यक्तियों में सामान्य भाईचारे की भावना है, इसकी अनुपस्थिति में भारत विभाजित है। अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी। सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है, जब कोई भी दो धर्म, जैसे अगर मैं बात करूं कि हिंदू और मुस्लिम, ये अपने अपने धर्म को लेकर कट्टर हैं, तो ये क्या है, ये सांप्रदायिक है। ये अलग हिंदू सांप्रदाय है और ये मुस्लिम सांप्रदाय है। और अगर इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, कोई फाइट हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं सांप्रदायिक दंगे। ठीक है। तो इस तरीके से और स्थानीय भेदभाव की भावना के उन्मूलन के पश्चात ही बंधुत्व को प्राप्त किया जा सकता है, जो राष्ट्र की एकता के मध्य में आती है। समाज के विभिन्न समूहों के मध्य मित्रता की भावना जागृत करने के लिए स्कूल एक उचित स्थान है। तो स्कूल एक ऐसा स्थान है, यानी कि विद्यालय के अंदर क्या होता है कि बच्चे को सारी चीजों की जानकारी दी जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कौन सा, व्यक्ति की गरिमा। तो व्यक्ति की गरिमा की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो व्यक्ति की गरिमा बंधुत्व को बढ़ावा देकर प्राप्त की जा सकती है। व्यक्ति का गौरव अवश्य ही सुरक्षित होना चाहिए, यानी कि बोलते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट। ये सब चीजें, ये लोकतांत्रिक शासन की प्रक्रियाओं में सभी व्यक्तियों की समान सहभागिता पर बल देता है। जिसमें देखो यहाँ पर ये पंछी दिखाया गया है, तो कबूतर जो है शांति का प्रतीक होता है। ठीक है। और इसके अंदर क्या चीजें दिखाई गई है, जैसे कि मुस्लिम, हिंदू, ठीक है, ईसाई, तो ये अलग अलग, ये भाई धर्म, तो अलग अलग सारे जो है यहाँ पर इसमें यूनिटी दिखाई गई है। ठीक है, यूनिटी दिखाई गई है। और कबूतर का इसलिए चिन्ह दिया गया क्योंकि कबूतर जो है शांति का प्रतीक है, व्हाइट कलर, जैसे कि आप सभी जानते होंगे। तो अब हम इसका लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो लास्ट है इसका आपका देश की एकता और अखंडता की। तो भारतीय संविधान अपने नागरिकों में राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करने के कर्तव्य की अपेक्षा करता है। अब देश के स्वतंत्र स्तर को बनाए रखने के लिए राष्ट्र की एकता और अखंडता आवश्यक है, इसलिए राष्ट्र के सभी नागरिकों के बीच एकता बनाए रखने पर बल दिया गया है। अब शिक्षा जो है वो क्या है, व्यक्तिगत और सामाजिक महत्व है। प्रस्तावना नागरिकों की इच्छाओं और आकांक्षाओं का वहन करती है। आकांक्षा का मतलब क्या होता है, एम्बिशन, यानी कि इच्छाएं, और जिसे शिक्षा के माध्यम से द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो आपका जो लेसन नंबर 5 है, यानी कि जो आपका यूनिट नंबर 5 जो है, लेसन नंबर 5, जिसके अंदर हमने ना एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर लिया भारतीय संविधान, और जो उसकी प्रस्तावना के जो पॉइंट्स थे वो सारे के सारे। बाकी की जो जानकारी है इस लेसन की, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।